बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी HD की तरफ से लाइव स्टूडियो से पेश किया जा रहा है, जिसमें मैं हूं मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर, और आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब मुश्ताक अहमद राना साहब। सबसे पहले कि मैं जनाब मुश्ताक अहमद राना साहब को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और इनको वेलकम कहता हूं, और क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का नाम ही अवाम की बात है, लिहाजा आज इनसे अवाम के बारे में ही बात होगी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है बतौर SM एजुकेशन कोर अफवाज पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी इन्होंने सर्फ की है, और इन्होंने नौ नहालाने पाकिस्तान की तामीर की है, और आजकल जो है ये रिटायर हैं। तो मैं मुश्ताक अहमद राना साहब से आज पहला सवाल यही करना चाहता हूं कि वो बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजर रही है, वो आजकल जो है उनके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। जनाब राना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं मोहतरम राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, ग्रैंड शेरी इत्तेहाद लिया डिवीज़न बनाओ तहरीक के सदर, और मोहतरम अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, प्रोड्यूसर HATV लिया का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे अवाम की बात प्रोग्राम में मदऊ फरमाया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की, जिसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। सो नाइस ऑफ यू। जैसा कि राना साहब ने सवाल किया कि आप इस एरिया में काम करके आए हैं और अब आपकी मसरूफियात क्या हैं, मुख्तसरन अर्ज करता चलूँ कि मैं पाक फौज के इदारा एजुकेशन कोर में एज ए सूबादार मेजर रिटायर्ड हूँ, और मैंने फौज के अंदर 24 साल एजुकेशन में गुजारे हैं। शवाराना तालीम अफवाज पाकिस्तान और डिवीज़न के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल चलाने का मेरा तजर्बा है। एज ए प्रिंसिपल 10 साल में डिवीज़न पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूँ, और अब मैं रिटायर होने के बाद ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपनी ही फील्ड के अंदर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर मॉनिटरिंग एजुकेशन मॉनिटरिंग में मैं सर्विस कर रहा हूँ एज ए मॉनिटरिंग असिस्टेंट MEA। और उसके बाद मैं एक फलाही तंजीम है रिटायर्ड पर्सन सिविल आर्म फोर्स एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी पंजाब काम कर रहा हूँ। इस तंजीम का कि जो शोहदा हैं उनकी बेवाएँ, उनके बच्चे, उनकी पेंशन के मसाइल, उनकी बच्चों के शादियों के मसाइल, उनकी पेंशन को ऑनलाइन करना, उनको जहाँ भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे रुकावट आती है तो हमारी ये तंजीम पाकिस्तान लेवल पे
उनकी खिदमत अंजाम दे रही है, उसमें मेरा भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है। एज ए जनरल सेक्रेटरी पंजाब में काम कर रहा हूँ। खिदमत नौए बशर में सर्फ कर खून जिगर, इनफरादी लज्जतों की आरज़ू कुछ भी नहीं। जनाब राना साहब, आपने मुझे बड़ा खुश कर दिया कि आपने अपनी सारी जो ज़िंदगी है मुलाजमत की, तो वहाँ भी कौम की खिदमत की, रिटायरमेंट के बाद भी आप जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आपके मैं जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। और यही जो है, मैंने भी 40 बरस एजुकेशन में बतौर उस्ताद जो मैंने खिदमत सर अंजाम दी हैं, और रिटायरमेंट के बाद मैंने भी यही सोचा है कि इंसानियत की खिदमत, अवाम की खिदमत, अवाम की बात करना, ये हमारा मिशन है। तो यहाँ अब हमारा जो लैया है, इसके मुतल्लिक तकरीबन 8 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लैये की 24 लाख अवाम को शऊरी तौर पर तैयार कर सकें कि हमारा जो लैया है उसको पूरे पंजाब में पसमानदा तरीन ज़िला करार दिया गया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने तजर्बे की रोशनी में, आप अपनी अर्क रेजी की रोशनी में, आपने ज़िला लैया के चप्पे चप्पे को देखा है, आप लैये के तमाम जो है यहाँ की जो तवानाइयाँ हैं, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या लैया को डिवीज़न बनना चाहिए? इसका हक बनता है? क्या इसका मेरिट है? अगर बनना चाहिए, इसे क्यों बनना चाहिए? मेहरबानी राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, आप के सामने सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि इतनी लंबी तदरीस के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और आपके ज़िला लैया के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर शागिर्द हैं, डॉक्टर्स, उकला और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। आपने लैया की बहुत ज़्यादा खिदमत की और इनके लोगों की खिदमत की, और जैसा कि आप समझते हैं, लैया बहुत ही ज़रखेज़ एरिया है इल्मी लिहाज से भी। लैया का जो लिटरेसी रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पंजाब के तमाम सूबों से, जिलों से बहुत ही बेहतर है। और उनको फिगर के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ तो 95 से 99% तक हमारे ज़िला का जो लिटरेसी रेट है, और हमारे ज़िले का जो मोहल्ले वकू है बड़ा खूबसूरत है। शुमाल की तरफ डिस्ट्रिक्ट बखर है और जनूब में कोटद्दू है, मगरब में तौसा शरीफ है, और लैया ये एक दरमियान सेंट्रल एरिया बनता है। अगर पंजाब के और इजलाह के साथ इसका मवाजना किया जाए तो कई बहुत से डिवीजनों से इस एक ज़िले का रकबा ज़्यादा है, जैसा कि आप वक्तन फ़वक्तन अपनी स्पीचेस में भी बताते रहते हैं, रेटिंग आपने दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इस ज़िला को ये डिज़र्व करता है कि डिवीज़न बनाया जाए। इसके हर किस्म की ज़मीन है,
बारूनी एरिया है, थल का इलाका है, दरियाए सिंध का नशेबी इलाका है, मेरा ज़मीन है, खूबसूरत सूना उगलने वाली ज़मीन है, और बेहतरीन और मेहनत करने वाले किसान हैं जो इस धरती को एक नुमाया मकाम दिलवा रहे हैं। तो इस जो मैंने जितने ये इजला गिनती करवाए हैं, इन के अंदर ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बाकी डिवीजनों बल्कि बाकी ज़िला से भी इनकी जो है ना वो तरक्की ना होने के बराबर है। तो इसलिए जो आपका क्वेश्चन है कि ये ज़िला डिवीज़न बनना चाहिए, तो ये पूरे अवाम की ख्वाहिश है, और हमारी भी और आपका इस काम में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब की, कि इसने तकरीबन कई सालों से इसका बेड़ा उठाया हुआ है और आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंचा दी है, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर ये फरीदी साहब के इस चैनल की तवसत से कि इस एरिया को, इस ज़िला को, इसकी महरूमियाँ ऐसे ख़त्म नहीं होगी कि इसको स्टेटस जो है ये डिवीज़न का दिया जाए, क्योंकि ये स्टेटस इससे छीना हुआ है, इसका स्टेटस जो छीना हुआ है वो वापस दिया जाए। अल्लाह ताला आपको इस काम के अंदर साबित कदमी अता फरमाए, और हम जैसे नातवां लोग आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना रहें। माशाल्लाह, आपने इस सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन दिया और बड़ा वाज़ेह है कि ये आप क्योंकि शायरी से भी शगफ रखते हैं और आप एक अच्छे नस्र निगार भी हैं, तो मैं आपसे ये भी तवक्को रखता हूँ कि आप जो है लइये को डिवीज़न बनाने के मुतालिक आप कुछ जो है शायराना जो है सूरत में हमें कुछ आप पेश कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ज़रूर राना साहब, मैं एक नज़म के चंद अशार माशाल्लाह तो सराइकी में है, माशाल्लाह। लैया को डिवीज़न बनाने पे मैंने थोड़ी सी जिसारत की है, तो वो आपके गोशगुजार करता चलूँ। आखे से ए सनीहे वतन दी मुहब्बत दे मैं, वाह, दे सनीहे वतन दी मुहब्बत दे मैं, हर गली ते चुराहे उत्ते खड़क रही, अपने वसपे दे लोगां को देदा वदा, वाह, यार यारियां निभावण दे गुरसिख झिनो, यार यारियां निभावण दे गुरसिख झिनो, ते मुहब्बत दे कांढे कंढेंदा वदा, सीते पुनू दी कहानी नहीं जो मैं फर्जी तुहा को वाह, सुनावा वदा, वाह, एक कोई ससीते पुनू दी कहानी नहीं जो मैं फर्जी तुहा को सुनावा वदा, खून कढ़ के जिगरदा सदा दोस्तों, वाह, फुल कुमाणिया को पानी में देंदा वदा, वाह, खून कढ़ के जिगरदा सदा दोस्तों, फुल कुमाणिया को पानी में देंदा वदा, जे मैं को कहीं दी मेहनत कदहीं ज़ाय थींदी नहीं। राणा साहब मैं अर्ज कीता है, कहीं दी वाह, मेहनत कदहीं ज़ाय थींदी नहीं, माशाल्लाह, पखे मैकू ते नारा तुहाडा भी है, कहीं दी मेहनत कदहीं ज़ाय थींदी नहीं, पखे मैकू ते नारा तुहाडा भी है, सोहनी धरती दा मुश्ताक हाँ दोस्तों, तहु मैं लैया डिवीज़न बणेंदा वदा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त। बारे इन्हां जज़्बियां तो मालूम थींदे कि तुसां इंशाअल्लाह हूं डिवीज़न बनवेंदे वे।
इंशाअल्लाह। जनाब के यानी कि तावन से, दोस्तों के तावन से, वैसे भी आप जो है लिया डिवीजन बनाओ के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आपके जो शबो रोज़ हैं वो इसी काम में गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ जो है एक मसला तो नहीं, यहाँ पाकिस्तान जो है उसमें बहुत से मसले हैं और हमारे लिया के अंदर भी बड़े मसाइल हैं। तो अवाम की बात जो हमने करनी है, अवाम तो इस वक्त जो है ना वो पीस रही है। अवाम का सबसे बड़ा जो मसला ये है, लुकमे को तरसते हैं उसी शख्स के बच्चे जिस शख्स की मेहनत से समर सबको मिला है। वो शख्स जिसने मेहनत की, अपने हाथ से रोजी कमाने के जो तरीके अपना रहा है, जो अपने हाथ से रोजी कर रहा है, जो मजदूर है, जो काश्तकारी कर रहा है, वो आज एक रोटी के लुकमे को भी तरस रहा है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ और आप ये बताएंगे कि आखिर ये इस वक्त जो किसान हैं ये पूरे पंजाब के अंदर क्यों सरापा एहतजाज हैं, ये इनके क्या मसाइल हैं और इनको हल कैसे किया जाए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपका एक एक क्वेश्चन जो है वो सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल है। उसकी वजह ये है कि आप अवाम के अंदर रह के अवाम के मसाइल को समझते हैं और आपने सारी ज़िंदगी चूँकि दर्स व तदरीस से आपका ताल्लुक़ है और पूरे एरिया की आप महरूमियाँ भी जानते हैं, और आज आपने जिस दुखती हुई रग पे हाथ रखा है इसको पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है और खून के आंसू किसान रो रहा है। मैं अर्ज करता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी आबादी की रेशो है वो 75% तक किसान की है। 75% किसान की आबादी है। जी जी। और जब किसी चीज़ का मियार नापा जाता है तो मेजॉरिटी को देख के उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका क्या मियार होना चाहिए। अगर 75% लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अगर 10%, 20% लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान की रेटिंग इसके ऊपर नहीं बन सकती। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान की तरक्की का किसान के हाथ में है, और किसान को हर दौर के अंदर किसान को दबाया गया, पिसा गया। किसान सुबह से लेके शाम तक अपना खून पसीना करके मेहनत करता है और अनाज पैदा करता है, मुख्तलिफ फसलात, कपास, गंदम, चना, दालें, गन्ना और जिंदगी के जितने भी शोबे से तल्लक रखने वाली चीज़ें हैं वो किसान के घर से जाती हैं और उसको शहर के लोग खाते हैं। लेकिन शून्य किस्मत ये है कि जो बंदा जितनी मेहनत करता है उसको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। और जैसा कि आप फरमा रहे थे कि किसान क्यों परेशान है, किसान इसलिए परेशान है कि किसान ने 15,000 रुपए की बोरी खाद ली है और DAP, और 5,000 रुपए यूरिया ली है, और उस टाइम उसको जब वो इसकी बिजाई कर रहा था वो मिल भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने इसी तरह 13,000 रुपए उसने उस वक्त बोरी बीज की ली है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और जब किसान का उस गंदम को बेचने का टाइम आया तो अब मैं क्या बताऊं कि हमारे
मुक्तदर अहबाब ने उस गरीब किसान की गंदम खरीदने की बजाय इसको इंपोर्ट कर दिया और मुल्क से ले ली, और टोटल 10 बंदे हैं जिनको परमिट मिले। 10 बंदों को परमिट दिए गए, 85 अरब रुपया उन परमिट की उन्होंने पे की और गंदम खरीद के लाए। वो 10 बंदों की जेब में 85 अरब रुपया गया, और उन्होंने जो गंदम खरीद के लाए वो 185 अरब की बेची। जो उन्होंने आके यहाँ बेची वो 185 अरब की बेची, और पाकिस्तान के अंदर से ये 200-250 अरब चला गया। पाकिस्तान को चाहिए था, पंजाब को, पाकिस्तान को, कि उस किसान की जो गंदम है वो 200 अरब रुपए की लेता, किसान भी खुशहाल होता, पाकिस्तान भी खुशहाल होता, और जो पैसे चाहे ट्रेडर के गए तो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान की इन्होंने एलसी खोली है, तो पाकिस्तान ने ज़र मुबादला की शक्ल में डॉलर दूसरे मुल्क को दिए हैं। पाकिस्तान के इसको किसान को रुपयों के हिसाब से पैसे नहीं दिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर किसान जो है वो खुशहाल होता। अगले साल वो मजीद हमारी जो है क्रॉप है वो बम्पर से बम्पर क्रॉप होती, जिस तरह अभी हुई है। अब किसान सड़कों पे रुल रहा है, लाइनें लगी हुई हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3900 रुपए गंदम का रेट लगाया है, उस पे भी नहीं खरीद। वहाँ तो खरीदनी चाहिए, जरूरी है कि कम से कम जो मुकर्रर किया है रेट उस पे खरीदनी चाहिए, तो खरीदनी चाहिए ना। लेकिन अभी उस पे भी नहीं खरीद रहा। और अब किसान अगर गरीब से गरीब तर होगा, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होगा, क्योंकि मेजॉरिटी किसान की है। जी। तो राणा साहब, बहुत बड़े मसाइल हैं जिसको देखकर, सुनकर, बात करके आंखों में खून आता है। ये मसाइल हैं। तो अब ये है सर कि आप भी एक उस्ताद मोहतरम हैं, और मेरा ताल्लुक भी पेशा मौलवी से रहा। उस देश को डसते हैं जहालत के अंधेरे, तालीम का सूरज जहां आकाश नहीं है। अब असाज़ा कराम जो हैं वो तालीम का सूरज हैं। अब दुनिया के हर रियासत में, दुनिया के हर जगह पर यही कोशिश होती है, ये कौम के जो बच्चे हैं उनकी तरबियत की जाए, उनको अच्छे से अच्छे असाज़ा मुहैया किए जाएं। लेकिन सितम वाला सितम ये है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो असाज़ा को जो है वो मफलूज करके रख दिया है। तो जैसा कि अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी और वज़ीर आला साहब ने भी ये हुक्म सादर फरमाया है कि पंजाब से भी, पाकिस्तान से भी जो स्कूल हैं उनको हम प्राइवेट कर रहे हैं, निजकारी में दे रहे हैं। तो ये जो स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिन स्कूलों में असाज़ा नहीं हैं, बच्चे हैं, उन स्कूलों को कर रहे हैं, या ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे हैं, असाज़ा नहीं है। ये हमारी जो पाकिस्तान की या पंजाब की जो हमारे जो अरबाब अख्तियार की जो पॉलिसियाँ हैं, उनकी वजह से जो इतने ये गंभीर मसाइल पैदा हुए हैं। अब ये गवर्नमेंट जो है ये तकरीबन 12,000 स्कूलों को बेचना चाहती है। तो आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? सर, बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा आला क्वेश्चन
آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ کا الگ پیشہ ایک معزز پیشہ ہے، ٹیچنگ سے ہے، پیغمبری کی پیشہ ہے، تو اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ بہت ہی کم ہے. اور اصل جو بات ہے کہ ٹیچر جو ہے کسی بھی معاشرے کے ماتھے کی جھومر ہے اور سر کا تاج ہے. جب سر کے تاج کی حفاظت، احترام مین یہ ہے کہ تاج جو ہے سر پہ رکھا جاتا ہے. جسم کا کوئی بھی جس کونے کو دیکھ لیں باقی چیزوں میں سب سے جو اوپر حصہ ہے انسان کے، اس کے اوپر تاج کو، پگڑی کو رکھا جاتا ہے. تو میری نظر میں استاد جو ہے یہ سر کا تاج ہے. اس کی سب سے بیسیکل جو چیز ہے وہ عزت احترام ہے اور اس کا معاشی تحفظ ہے. جب استاد کا معاشی تحفظ کیا جائے، استاد کی عزت احترام کیا جائے، تو وہ قوم کو پڑھی لکھی قوم بناتا ہے اور تعلیم یافتہ قومیں دنیا کے اوپر راج کرتی ہیں. دنیا ان کے قبضے کے اندر ہوتی ہے، قبضہ کنٹرول میں ہوتی ہے. تو استاد کا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اب پنجاب کے جیسے آپ فرما رہے ہیں پالیسی آئی ہے کہ 12,000 سکولز پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی حیرانی، پریشانی اور اچنبھے کی بات ہے کہ جہاں میں نے، چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، مانیٹرنگ سے ہے، کہ ایک سکول میں جاتا ہوں، ایسے سکولوں کے نام آئے ہوئے ہیں کہ جہاں 100-150 بچہ ہے لیکن استاد ایک ہے. اور کچھ ایسے سکول ہیں جہاں 4 استاد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے 20 ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں. اب ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس اسکول کے اندر بچے زیادہ ہیں وہاں استادوں کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا. سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ اساتذہ بھرتی کیے جائیں، کہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے کہ پوری قوم کے اندر کئی سالوں سے تعلیم یافتہ بچے ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، ایم فل، پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری کے تو آپ کو پنجاب کے اندر ہر گھر سے 3-3، 4-4 بچے ملے. بڑی بے روزگاری، بہت بے روزگاری ہے. تو یہ پاکستان کا، پنجاب کا مسئلہ حل ہوتا کہ یہ اگر یہی بچے انہی سکولوں کے اندر ایز اے ٹیچر، ایجوکیٹر بھرتی ہو جاتے اور ان کو ایک تو باعزت روزگار ملتا، اور نمبر 2 کہ وہ سکول جہاں 100-150 بچہ ہے اور ٹیچر نہیں ہے وہاں ان کی اچھی تربیت ہوتی. اور چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں اور ان کی اعلیٰ تربیت کرتے. اور اگر فرض کرو کہ جو ایسے سکول ہیں جہاں استاد زیادہ ہیں اور بچے کم ہیں، تو اس کو ایسا ریشنلائزیشن کا طریقہ اختیار کیا جاتا کہ جہاں اگر تعداد زیادہ ہے اساتذہ کی تو وہ کچھ ان سکولوں میں بھیج دیا جاتے تھے. لیکن اصل اس کا جو ہے حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی بھرتی کی جائے تاکہ معیشت بھی پاکستان کی بہتر ہو اور بے روزگاری ختم ہو اور پاکستان کی جو ہے رینکنگ کے اندر بہتری آئے. بے روزگاری کی رینکنگ میں پاکستان بہت آگے چلا گیا. یہ تو سر حقیقت ہے کہ بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم اساتذہ ہیں، ہم تو تعمیر چاہتے ہیں. نئے عنصر نہیں آتے چمن میں بہاروں پر، یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں.
تو हमने अब इन्हीं जरों को संवारना है, हमने इन्हीं से काम लेना है। तो आपने जो इतना अरसा जो है अफवाज पाकिस्तान में एजुकेशन कोर में जो आपने खिदमत सरंजाम दी हैं, वहाँ के जो आपने इदारे जो हैं उनमें काम किया है, और आजकल आप हमारे सिविल इदारों में जो है वो मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। तो आपने क्या महसूस किया है कि इनमें कौन सा जो है वो कितना क्या फर्क है उस इदारे में और इस इदारे में? बहुत अच्छा क्वेश्चन राना साहब। आप चूँकि टीचिंग से ताल्लुक़ रखते हैं और मुआशरे की तालीम और तरबियत के बारे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, और बहुत खुशी होती है आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी, बहुत मेहरबानी साहब। ये मैं अर्ज करता चलूँ कि फौज के अंदर एजुकेशन कोर है, उसका काम दो सतहों पे है। एक तो फौज के अपने लोगों की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करती है, उनकी जी। प्रोफेशन जो क्वालिफिकेशन होते हैं उसको बढ़ाने के लिए उनको तरबियत दी जाती है। अब सेकंड रोल, दूसरा रोल जो है वो ये है कि फौज के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बच्चों की तरबियत वो भी उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उसके अंदर फौज के जवानों के बच्चे, अफसर्स और सिविलियन लोगों के जो एरिया के अंदर कैंट या उस एरिया के अंदर रहते हैं उनके बच्चे भी दाखिल किए जाते हैं और उनकी जो है तालीम और तरबियत पे जोर दिया जाता है। मैं अर्ज करता चलूँ कि वहाँ और यहाँ ज़रूर, क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, डिफरेंस है, लेकिन जो मकसद या काम वो एक है, तालीम और तरबियत है। लेकिन उसके अंदर जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता चलूँ। हर क्लास पर टीचर, और अगर 40 बच्चे की एक क्लास बनाई जाती है, अगर 41 बच्चा हो जाए तो सेक्शन चेंज हो जाता है, 41 बच्चा एक क्लास में नहीं बैठता और वो दूसरा सेक्शन उसी क्लास का सेक्शन नंबर 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है। एक तो फर्क ये है। यहाँ इसका फर्क ये है कि अगर एक क्लास के अंदर 100 बच्चा भी है, 80, 85, 100 तक मैंने खुद गिने हैं यहाँ बच्चे हैं जी। और उस्ताद जहाँ हॉल के अंदर डेस्क पे होता है तो जो आखिरी बच्चा होता है उस्ताद की आवाज भी नहीं सुन रहा होता। ये फर्क है कि उसके बाद वहाँ के जो स्कूल हैं उनके एक टीचर को मैक्सिमम 4 पीरियड हम देते थे जी। 4 से 5वां पीरियड अगर खुदा न खासा कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी की घर किसी की ऐसी डेथ हुई है, किसी की टीचर नहीं आ सका, इमरजेंसी तौर पे हम किसी को 5वां पीरियड लगा देते थे, वरना 4 से 5वां पीरियड उस्ताद को नहीं दिया। हम हमारे सिविल में कितने पीरियड पढ़ाते हैं? यहाँ 8 पीरियड हैं, एक पीरियड फ्री नहीं है, 8 पीरियड टोटल है। कहीं 9 पीरियड है स्कूलों में और प्राइमरी मिडल में 8 पीरियड है और एक पीरियड भी उस्ताद का खाली नहीं है। मेरा उस्ताद, इसका मतलब यह है कि मेरा उस्ताद जो है यहाँ अंग्रेजी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो यही तो मैं कहता हूँ कि खिदमत नौए बशर में सर्फ कर खूने जिगर, इन फरादी लज़्ज़तों की आरज़ू खुश भी रहें कि मेरे जो असातिज़ा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर जो हमारे जो मसाइल हैं वो हर जगह ही मसाइल हैं, मसाइल तो होते हैं, लेकिन हम अभी यानी कि हुकूमत पंजाब के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ
ہمارے اساتذہ کا تعاون، ہمارا تعاون ہمیشہ رہا ہے، ہم ہمیشہ ان کی پالیسیوں کے ساتھ ہیں، اور لیکن یہ بھی گزارش ہے کہ کم از کم ہمارے بارے میں بھی، ہمارے سکولوں کے بارے میں بھی ہماری گورنمنٹ کو یہ کچھ سوچنا ہوگا کہ ان کے مسئلے جو ہیں وہ حل کرنے ہوں گے۔ دوسرا بات یہ ہے سر کہ یہ جو ہمارا ضلع لیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چائنا کا ایک پروگرام ہے کار کوریڈور، سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک کوریڈور منصوبہ ہے جو لاہور سے شروع ہو کر جو ہے وہ جا رہا ہے زوب تک، اور یہ ایک بین الاقوامی یعنی شاہراہ ہے، روڈ ہے، اور براستہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو ہمارے لیا کے اندر جو ہیں اب اتنے جو ہم بڑی اچھی روڈ پر آ رہے ہیں، اور دنیا میں ہم تجارتی منڈی بننے جا رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے آپ کے خیال کے اندر کون کون سی جو ہے نا یہاں ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے؟ مثلا میڈیکل کالج ہے، اور ہمیں یہاں کیا کچھ ہمارا جو ہے مطالبہ ہونا چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن سر، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ معاشرے کی جو ہے دکھتی جو رگ ہے اس کو دیکھ کے، اس نبض کو دیکھ کے آپ علاج کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت کویشچن کر رہے ہیں چونکہ استاد ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، سب سے پہلا جیسے آپ نے فرمایا کہ لیا جو ہے نا ایک سینٹرل ایشیا کا کوریڈور بننا جا رہا ہے، اس میں سب سے جو مین چیز ہے جو ابھی تک ٹچ نہیں ہوئی بلکہ اس کو ہونا چاہیے، جیسا کہ دریائے سندھ کے اوپر ایک پل منظور ہوا ہے، ہم تو بچے ہوا کرتے تھے کہ سنتے تھے کہ آج اس کا افتتاح ہوا ہے، لیا میں پل بنے گا۔ اب ہم جوان ہوئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، تو اب لیا تونسا کو ملانے کے لیے ایک پل تعمیر تو ہو گیا، لیکن اس پل کے ساتھ رابطہ جو سڑکیں ہیں وہ نہ بن سکی، یعنی پیسہ خرچ ہو گیا اور اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ پل ہمارا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لیا تونسا اور پھر زوب موسیٰ خیل، زوب سے سیدھا جو ہے کندھار تک جائے گا، سینٹرل ایشیا کو کرے گا، پشاور سے آگے بھی کندھار جا رہا ہے، پھر یہ آگے شہر ریشم کو ٹچ کرتے ہوئے، یعنی ہمیں جو ہے اس بڑی جو روڈ پر جو ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ضلع لیا کے اندر میڈیکل کالج ہونا چاہیے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہونی چاہیے، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اور یہاں جو ہے ہمارا ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہمارا جو پروگرام ہے، آج یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں جو ہے اپنے اس پروگرام کے خاتمے سے پہلے جناب پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب کا میں انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو لیا ٹی وی ایچ ڈی پروگرام ہے جو لائیو جو ہے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا جو ہے جس کے ساتھ جس پروگرام میں میرے ساتھ میرے محترم تھے مشتاق احمد راں صاحب، تو اب ہمارا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونا چاہتا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔